move towards how is the xylem tissue and the phloem tissue looks like. हमारे पास, if we talk about xylem is basically a vascular tissue. It is a vessel responsible for the movement of water. Now, हमारे पास, if you guys have seen, डेफिनेटली आप लोगों ने वाटर पाइप देखा हुआ होगा. अगर वाटर पाइप नहीं देखा तो एक स्ट्रॉ देखा हुआ होगा. सो अगर हम एक स्ट्रॉ को ड्रॉ करें तो स्ट्रॉ क्या होता है? स्ट्रॉ के दो एंड्स होते हैं, राइट? स्ट्रॉ हैज टू ओपनिंग्स, टू सर्कुलर ओपनिंग्स. और उन सर्कुलर ओपनिंग्स के अलावा हमारे पास जो पूरा वो है, क्या कहते हैं, पाइप है या जो स्ट्रॉ है, वो हॉलो होता है. उसके अंदर कुछ भी नहीं होता. इट्स लाइक हॉलो. और उसके थ्रू हम जो भी, क्या कहते हैं, फिर से स्ट्रॉ, उसके थ्रू जो भी हम ड्रिंक ले रहे हैं वो स्ट्रॉ के थ्रू इजिली विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस मूव कर सकती है. और क्यों वो रेजिस्टेंस को महसूस नहीं करती? वो इसलिए रेजिस्टेंस को महसूस नहीं करती क्योंकि हमारे पास द इंटायर स्ट्रॉ इज हॉलो. इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग, एनी ऑब्स्ट्रक्शन. तो जाइलम जो है वो एक ऐसी ट्यूब होनी चाहिए जिसमें अगर वाटर ने मूव करना है, इफ वाटर हैज टू मूव थ्रू दिस जाइलम वेसल, वाटर कोई भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन फेस ना करे. तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास, अगर तो जाइलम एक टिश्यू है, बिकॉज वी नो दैट जाइलम इज अ टिश्यू. एंड टिश्यू के हम क्या, बेसिकली क्या होता है? टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स. नाउ इफ आई ड्रॉ आउट अ प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल कुछ इस तरह का दिखाई देता है. ये सेल वॉल होगी. एंड देन लाइनिंग दिस सेल वॉल हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होगी. एंड देन वी वुड हैव अ न्यूक्लियस. देन अगर, क्या कहते हैं, न्यूक्लियस होगा हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया होगा. देयर वुड बी अ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट. फिर हमारे पास, क्या कहते हैं, कॉल्जी होगा, आर होगा, एस होगा, ऑल दी स्टफ. नो, अगर ऐसी बहुत सारी चीजें, क्या कहते हैं, हमारे जाइलम में प्रेजेंट है, लाइक अ लॉट ऑफ plant cells are basically stacked one upon another like this. तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी कि इतने सारे प्लांट सेल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी पूरी पूरी प्रॉपर सेल बाउंड्रीज हैं, तो इनके थ्रू जो मूवमेंट ऑफ वाटर है दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. वाटर आराम से मूव नहीं कर पाएगा. वाटर की अनअपोज्ड मूवमेंट के लिए, वाटर की स्मूथ मूवमेंट थ्रू द जाइलम वेसल के लिए हमारे पास ये वेसल बीच से, क्या कहते हैं, हॉलो होनी चाहिए. एंड दैट इज वाई हमारे पास द सेल्स विच मेक अप द जाइलम, उनके दरमियान की जो एंड वॉल्स होती हैं, जो सेपरेटिंग वॉल्स होती हैं, वो रिमूव्ड होती हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक सेल है. एंड देन देयर इज अनदर सेल. These are two cells which are stacked upon one another. एंड वॉल्स का क्या मतलब है? एंड वॉल्स का मतलब ये है कि हमारे पास वो वॉल्स जो दो सेल्स को आपस में सेपरेट कर रही हूँ, जो डिस्टिंक्टली बता रही हूँ कि कहाँ पर एक सेल खत्म हो रहा है और दूसरा सेल शुरू हो रहा है. दोज एंड वॉल्स आर बेसिकली रिमूव्ड इन द मेच्योर जाइलम वेसल. तो हमारे पास ये जो एंड वॉल्स हैं, जो ये सेपरेटिंग बाउंड्रीज हैं ऑफ द सेल्स विच आर मेकिंग द जाइलम वेसल, दोज आर रिमूव. और ऐसे ही करते करते सारे जितने भी सेल्स हैं विच मेक अप द जाइलम, उनके दरमियान की जो एंड वॉल्स हैं, उनके दरमियान की जो सेपरेशंस हैं, दे आर रिमूव. एंड इफ दो separations are removed, then the water can easily flow in the xylem vessel. Can you all understand the significance of the removal of xylem vessel elements key end walls? All of you are with me on this? That the end walls between the xylem vessel elements क्या होते हैं? Xylem vessel elements are basically the cells which make up the xylem. So xylem के cells को हम
जाइलम वेसल एलिमेंट्स बुलाते हैं. सो दिस इज वन जाइलम वेसल एलिमेंट, दिस इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे बहुत सारे जाइलम वेसल एलिमेंट्स मेक अप द जाइलम. इनके दरमियान कोई भी एंड वॉल सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती. दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि हमारे पास जो जाइलम है, इट इज लिग्निफाइड. लिग्निन क्या होता है? लिग्निन इज अ वुडी सब्सटेंस. नाउ हमारे पास लिग्निन एक वुडी सब्सटेंस होता है. इफ यू वुड हैव एवर फेल्ट, अगर आपने कभी किसी ट्री ट्रंक को छुआ हो, तो जो ट्री ट्रंक है वो वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट होती है. सारा जो प्लांट है वो वुडी नहीं होता. सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट इज वुडी इन नेचर. तो हमारे पास जहां जहां आपको वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट नजर आएगा, लकड़ी वाला पार्ट आपको नजर आएगा, वो लिग्निन है. लिग्निन कोई सेल नहीं है, लिग्निन कोई लिविंग मटेरियल नहीं है. इट इज बेसिकली अ हार्ड मटेरियल. ठीक है. एंड दिस लिग्निन, इसकी खुसूसियत क्या होती है? दैट ऑब्वियसली, एक तो अगर वुड को कभी फील किया हो, वुड बहुत रिजिड होती है. सो जो लिग्निन है, इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ. ये आपकी जाइलम को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है, उसको रिजिड बना रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो जाइलम है वो कोलैप्स नहीं करती. और क्यों हमें एक तरह से प्रोटेक्टिव मेजर चाहिए होता है कि हमारी जाइलम कोलैप्स ना करे? देखो, जाइलम के थ्रू वाटर मूव कर रहा है. अगर हम, आपने कभी सुना होगा कि पानी का पाइप बर्स्ट कर गया. पानी का पाइप कब बर्स्ट करता है? जब हमारे पास कोई पाइप पानी के प्रेशर को बेयर ना कर सके. हमारे पास वाटर का अपना एक प्रेशर होता है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल खुद भी अगर कभी कोई टैप खोलो, आप हल्के से टैप खोलोगे, पानी आहिस्ता से लेस प्रेशर के साथ मूव करेगा. अगर आप टैप को फुल खोल दोगे तो पानी बहुत हाई प्रेशर के साथ आएगा. और उन दोनों प्रेशर्स को अगर आप अपने हाथ पे फील करो, अगर आप लो प्रेशर वाटर को फील करो, हाई प्रेशर वाटर को फील करो, आपको खुद ही फर्क समझ आ जाएगा. सो वाटर इज मूविंग थ्रू द जाइलम. तो डेफिनेटली वाटर का एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. सही है. और वाटर ना एक एक कतरा, दो दो कतरा करके मूव नहीं कर रहा होता जाइलम में. पूरे का पूरा एक बड़ा सा मास, एक बड़ा सा सेक्शन ऑफ वाटर मूव करता है अक्रॉस द जाइलम. तो जब इतना सारा पानी जाइलम खींच रहा है नीचे से ऊपर एक सक्शन की तरह, तो जाइलम शुड हैव द स्ट्रेंथ, जाइलम शुड हैव द रिजिडिटी, जाइलम शुड हैव द मैकेनिकल सपोर्ट टू bear दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो एक फायदा लिग्निफाइड होने का, एक फायदा लिग्निन डेपोजिशन का ये है कि हमारे पास जो जाइलम वेसल है, इट गेट्स रिजिड, इट गेट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द लिग्निन, बिकॉज इट्स अ हार्ड मटेरियल, इट्स अ वेरी वुडी मटेरियल. ठीक है. दूसरा लिग्निन की क्या खासियत होती है? दैट लिग्निन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. Now, if anything is hydrophobic in nature, तो इसके थ्रू हमारे पास क्या कहते हैं, वाटर पास नहीं हो सकता. यानी कि बिकॉज लिग्निन हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? वाटर हीटिंग. लिग्निन इज अ वाटर हीटिंग मटेरियल. सो अगर जाइलम में हमारे पास क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली जाइलम, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ जाइलम. नाउ लेट्स से दिस एंटायर थिंग इज फुल ऑफ वाटर, बिकॉज जाइलम में हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है. नाउ हमारे पास, because lignin is hydrophobic in nature, it is water heating in nature, हमारा वाटर जो है वो इस तरह से लिग्निन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकता. एंड इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे पास जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. And if lignin is surrounding the xylem, water will not leak out of the xylem. तो हमारे पास जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कोई लीकेज नहीं होती, जाइलम में कोई लीकेज नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी पार्ट ऑफ द जाइलम इज लिग्निफाइड. लिग्निन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस इट. इज दिस क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? Miss, जी.
ये जो ये जो सेल आपने ड्रॉ किया है, ये इसके अंदर नहीं होता, ये जो इसके पिट्स हैं। ये वाली बात कर रहे हो? इस जी। वाले सेल की? नहीं, मैं बेसिकली बता रही थी बिफोर यू ज्वाइन द क्लास कि हमारे पास नॉर्मल प्लांट सेल जो होता है वो ऐसा दिखाई देता है, राइट? दिस इज हाउ नॉर्मल प्लांट सेल लुक्स लाइक। ना, हमारे पास, मैं अगर आपको जाइलम का सेल सर्कल करके दिखाऊं, ये आपका क्या कहते हैं, जाइलम का सेल है। नाउ अगर आप इस सेल को देखो और इस नॉर्मल प्लांट सेल को देखो, आपको क्या चीजें फर्क नजर आ रही है? सबसे बड़ा फर्क जो आपको नजर आ रहा है वो ये है कि उसकी जो सेल बाउंड्री है वो रिमूव्ड है। यानी साइडों पर तो सेल बाउंड्री आप देख सकते हो, बट बीच के हिस्से में कोई सेल बाउंड्री नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है बिटवीन डिफरेंट सेल्स। कैन यू ऑब्जर्व दिस आशा? कि बीच बीच में से हमारी जो एंड वॉल्स हैं जो कि सेपरेट कर रही होती हैं सेल्स को, वो रिमूव्ड है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस पाइप जैसा या कंटिन्यूअस स्ट्रॉ जैसा लुक आ रहा है। तो जाइलम की जो सेल्स होती हैं उनकी सबसे पहली खसूसियत ये होती है कि उनके दरमियान की जो एंड वॉल्स हैं दे आर रिमूव्ड, ताकि हम एक कंटिन्यूअस ट्यूब फॉर्म कर सकें। दूसरा, हमारे पास जो जाइलम है इट इज लिग्निफाइड। उसमें लिग्निन एक हार्ड वुडी सब्सटेंस होता है जिसकी डिपॉजिट होता है। जो वुड वाला पार्ट होता है ना प्लांट का, वो लिग्निफाइड पार्ट होता है। वुड हमारी हार्ड होती है तो वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जाइलम को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। और दूसरा, लिग्निन हाइड्रोफोबिक in नेचर है, उसके थ्रू वाटर मूव नहीं कर सकता। तो जाइलम का जो पानी है इट इज नॉट लीक आउट ऑफ द जाइलम, क्योंकि बिकॉज लिग्निन इज प्रेजेंट, लिग्निन पानी को मूव करने से रोकेगा। ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट जाइलम सो फार। अब ऑब्वियसली हमारे पास जाइलम को दूसरे सेल्स को भी तो देना है पानी। लाइक जाइलम का रोल ही ये है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनको जो वाटर है वो कौन सप्लाई कर रहा है, जाइलम सप्लाई कर रहा है। तो अगर जाइलम से पानी बाहर जा ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, देन हाउ इज हमारे पास वाटर हीटिंग का मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। हमारे पास लिग्निन एक हाइड्रोफोबिक मटेरियल है। हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स के थ्रू वाटर मूव नहीं कर सकता। इट्स लाइक हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं ना जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, बिल्कुल उसी तरह से जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स होते हैं उनके अक्रॉस वाटर मूव नहीं कर सकता। सो लिग्निन प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो मूव नहीं कर रहा जाइलम के बाहर, लीक आउट नहीं कर रहा जाइलम। ठीक है। The question is, if this xylem is lignified, then how would the water move from the xylem and enter into other cells? तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर लिग्निन जो है वो एब्सेंट होता है। बहुत थोड़ी थोड़ी जगह होती हैं where the lignin is absent, और जहां पे हमारा लिग्निन एब्सेंट होता है उन जगहों के थ्रू वाटर जो है वो लैटरली मूव कर सकता है। सो लेट्स से ये जगह है जहां पर लिग्निन एब्सेंट है। सो दिस वाटर कैन मूव ओनली थ्रू एरियाज जहां पर लिग्निन एब्सेंट है। और वो एरियाज जाइलम के जहां पर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता उनको हम क्या बुलाते हैं, उनको हम बुलाते हैं पिट्स। सो पिट्स आर बेसिकली एरियाज इन द जाइलम वेयर लिग्निन इज एब्सेंट, और सिर्फ पिट्स के थ्रू जो वाटर है इट कैन मूव आउट ऑफ द जाइलम। इज दिस क्लियर? आर यू ऑल विद मी? एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, देन हमारे पास क्या कहते हैं हम, क्या आपको जाइलम में कोई भी ऑर्गेनील नजर आ रहा है? मैंने एक टिपिकल प्लांट सेल साइड पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप जाइलम एसिड एलिमेंट को कंपेयर करो आपके नॉर्मल प्लांट सेल से, सो हमारे पास एक तो डेफिनेटली बीच में से सेल बाउंड्री एब्सेंट है। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, जाइलम में कोई साइटोप्लाज्म नजर नहीं आएगा, आपको कोई ऑर्गेनील नजर नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नजर नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आएगा, एसईआर, आरईआर, गोल्जी, न्यूक्लियस, कुछ भी नजर नहीं आएगा। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जाइलम के पास न्यूक्लियस नहीं है, जाइलम के पास सेल मेम्ब्रेन भी हमें नजर नहीं आ रही, साइटोप्लाज्म भी नजर नहीं आ रहा, सो ओवरऑल जो जाइलम है इसके पास तो कोई प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है। जाइलम हैज नो प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। प्रोटोप्लाज्म में आपका जेनेटिक मटेरियल आता है, प्रोटोप्लाज्म में आपका सेल मेम्ब्रेन आता है, और प्रोटोप्लाज्म में आपका साइटोप्लाज्म आता है। ये तीनों चीजें जाइलम के पास नहीं है। और अगर जाइलम के पास जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जाइलम के पास आपका साइटोप्लाज्म नहीं है, ऑर्गेनील्स नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका मतलब ये है दैट जाइलम इसेंशियली इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग सेल्स, बिकॉज इसके पास जो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, जो मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रेजेंट है ही नहीं। इज दिस क्लियर? ओके ना। अगर हम क्या कहते हैं, जल्दी से ये देखें, फिर से कंपेयर करें। लीफ, रूट और स्टेम के जाइलम और फ्लोएम को। Okay, over here. Now, over here, this is a xylem. This is a xylem. ठीक है, ये आपके पास xylem है। और ये सारे आपके पास जो छोटे छोटे आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास फ्लोएम है। अगर मैं आपसे पूछूं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, किसका जो ल्यूमन है, किसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, सो व्हाट वुड यू से? जाइलम हैज अ वाइडर ल्यूमन और फ्लोएम हैज अ वाइडर ल्यूमन? किसका डायमीटर, किसका ल्यूमन ग्रेटर है, जाइलम का या फ्लोएम का? हम्म मैं पूरे उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेल की बात कर रही हूँ। अगर आप एक पर्टिकुलर सर्कल को देखो, फ्लोएम के तो इतने माइक्रोस्कोपिक सर्कल्स नजर ही नहीं आ रहे इन कंपैरिजन टू जाइलम। सो आप एक पर्टिकुलर सर्कल को कंपेयर करो, तो आप जाइलम के सर्कल्स को देखो और फ्लोएम के सर्कल्स को देखो, और फिर मुझे बताओ कि किसका ल्यूमन, किसका डायमीटर ज्यादा है। अगर हम यहाँ पर चलो कंपेयर करें, ये एक जाइलम का हमें क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है, और ये एक फ्लोएम का है। इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ द ल्यूमन, जाइलम का ज्यादा है, फ्लोएम का ज्यादा है? करेक्ट। कंपैरेटिवली जाइलम हैज अ वाइडर ल्यूमन देन फ्लोएम। सो अगर हम जाइलम की बात करें, तो जाइलम की आपको इन टोटल 4 या 5 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दैट जाइलम हैज लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन की आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, दैट लिग्निन इज अ हार्ड वुडी सब्सटेंस जो कि रिजिडिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जाइलम को। और साथ ही साथ, बिकॉज लिग्निन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इट प्रिवेंट्स द वाटर टू लीक आउट ऑफ जाइलम। दूसरी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, दैट इट इज डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि ये डेड सेल से बना हुआ होता है, जिसकी वजह ये होती है कि हमारे पास वाटर जो है वो आराम से मूव कर पाता है अक्रॉस द जाइलम, कोई भी रेजिस्टेंस वो फेस नहीं करता। अगर बीच बीच में हमारे पास क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडीज होती, बीच बीच में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, देयर वुड हैव बीन ऑब्स्टिकल फॉर द वाटर मूवमेंट, एंड हेंस हमारे पास जो फायदा होता है ऑर्गेनील्स ना होने का, प्रोटोप्लाज्म ना होने का, वो फायदा ये होता है कि हमारे पास जो वाटर है वो आराम से मूव कर सकता है विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस इन इट्स फ्लो। एंड वॉल्स नहीं होती, सेपरेशन नहीं होती बिटवीन द जाइलम वेसल एलिमेंट्स। ये भी अगेन इंश्योर करता है कि जो वाटर है वो कंटिन्यूअस कॉलम में कंटिन्यूअस फ्लो के साथ मूव कर रहा हो। देन जाइलम वेसल्स हैव अ वाइड ल्यूमेन। वाइड ल्यूमेन होगा तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन मूव। एंड द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल्स हैव पिट्स। पिट्स आर बेसिकली द नॉन लिग्निफाइड एरिया, जहां पर हमारे पास वो वाहिद एरिया होता है जहां से वाटर जो है लैटरली मूव कर सकता है अक्रॉस द जाइलम। एनी क्वेश्चंस? ये सारी चीजें डिटेल में प्रेजेंट है इन द नोट्स दैट आर अपलोडेड। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के पास में होंगे। In case you don't have them, I'm going to share them on the group in the moment. Okay, so I've shared them. So all the things that I have mentioned abhi,
तक वो सारी की सारी क्या कहते हैं डिटेल में एक्सप्लेन है इन द नोट्स एज वेल. या आई हैव शेयर्ड देम अलाइमा. अच्छा, अब हम आ जाते हैं फ्लोएम पे कि फ्लोएम किस तरह की दिखाई देती है. नाउ फ्लोएम अगेन इट इज अ वास्कुलर टिश्यू. एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करती है? फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ sugars and amino acids from the source to say. ठीक है. नाउ फ्लोएम में हमारे पास बेसिकली टू सेल्स होती हैं. टू सेल्स कलेक्टिवली फॉर्म द फ्लोएम. सो फ्लोएम टिश्यू की अगर हम बात करें तो फ्लोएम टिश्यू में we basically have number one sieve tube elements and number two we have companion cells. So let's draw out the cross section of phloem. Now, ये हमारे पास नॉर्मल प्लांट सेल है, वैक्यूल है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, आरईआर है, गोल्जी है, एंड वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया एंड लार्ज परमानेंट वैक्यूल. ये सारी चीज है. ठीक है. बीच में हमारे पास प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देती हूँ. नाउ दिस इज हाउ आवर कंपेनियन सेल्स लुक लाइक. ठीक है. बेसिकली यस, हमारे पास जो ये जाइलोम वेसल एलिमेंट्स है ना, ये सारे एक के ऊपर एक स्टैक्ड अपॉन है. दे आर प्लेस्ड वन एट द टॉप ऑफ अनदर. तो जैसे आप बहुत सारी बुक्स, कोई 10-12 बुक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से जो ये जाइलोम वेसल एलिमेंट्स हैं, दे आर स्टैक्ड एट टॉप ऑफ वन अनदर टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस ट्यूब. ठीक है. So these basically xylem vessel elements join together and this is how we फॉर्म दैट कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक शेप. क्योंकि अगर ये सेल्स आपस में ज्वाइन टुगेदर होंगे नहीं तो एक कंटिन्यूअस ट्यूब नहीं बन पाएगी ना. जाइलम इज लाइक अ स्ट्रॉ. जैसे एक स्ट्रॉ होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब होती है, बिल्कुल उसी तरह से जाइलम होती है, कंटिन्यूअस ट्यूब होती है जिसमें वाटर आराम से मूव करता है, बीच में कुछ भी नहीं होता. सही है. तो हमारे पास क्या कहता है, दिस इज हाउ दे आर स्टैक्ड अपॉन वन अनदर. ठीक है. एक सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके. नाउ ये हमारे पास एक टिपिकल प्लांट सेल है, नॉट द परफेक्ट डायग्राम ऑफ कोर्स, बट अगर हम लेबल करें इसे, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे पास आईआर हो गया, दिस इज गोल्जी, दिस इज योर लार्ज परमानेंट वैक्यूल, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज योर सेल वॉल. इसी के साथ कंटिन्यूअस हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी एंड बीच में हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है. ठीक है. ये हमारे पास एक टिपिकल प्लांट सेल है. नाउ दिस इज बेसिकली योर कंपेनियन सेल. अब इस कंपेनियन सेल के साथ हम एक और प्लांट सेल रख देते हैं, इसी को कॉपी करता और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता. एंड द ओनली डिफरेंस दैट वी नीड टू क्रिएट ओवर हियर इज कि हम साइड से ये जो ऑर्गेनील्स है ना और ये जो साइटोप्लाज्म है, इनको थोड़ा सा हम हटा देते हैं. अच्छा, साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली मैं हल ड्रॉ कर देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ. ये आपका सारा साइटोप्लाज्म है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द प्लांट आ गया. ठीक है. साइटोप्लाज्म में आपके सारे ऑर्गेनील्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अंदर आपका वैक्यूल का सेल सैप होगा. ठीक है. अब यहाँ पर अब जो इसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट सेल रखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा कि जो साइटोप्लाज्म है ना,
एक तो वो बहुत थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट है और वो बिल्कुल साइड्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन हमारे पास सब्सिक्वेंटली सारे ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट नहीं होता इस वाले सेल में। जो कंपेनियन सेल के बराबर वाला सेल है ना, उसमें सारे ऑर्गेनील्स भी प्रेजेंट नहीं होते। एक तो साइटोप्लाज्म भी कम है, बिल्कुल साइड्स पे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ हुआ है, और हमारे पास सारे ऑर्गेनील्स भी नहीं है। कौन कौन से ऑर्गेनील्स होते हैं, लेट्स ड्रॉ देम आउट। सबसे पहले सेल वॉल तो हमें दिखाई दे रही है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। देन हमारे पास इन सम केसेस माइटोकॉन्ड्रिया एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बट इसके अलावा आपके पास कोई और ऑर्गेनील आपको इस सेल में नजर नहीं आएंगे। So can we say that this particular cell that I have drawn over here is a little different, or actually a lot different from our usual plant cells? Do you all agree? Right. अब इसमें हम एक और यूनिक चीज ऐड कर देता। वो यूनिक चीज ये है कि बीच बीच में ना हम इसको दे देते हैं पोर्स। अच्छा, नाउ यू वुड से कि अच्छा यहाँ पर भी हम एंड वॉल्स रिमूव कर रहे हैं। अगर आप कंपेयर करो, एंड वॉल्स रिमूव होने का मतलब क्या था कि मैं पूरा ये चीज इरेज कर देती। दिस वुड हैव बीन द रिमूवल ऑफ एंड वॉल्स। यहाँ पर जो एंड वॉल्स हैं, इनमें पोर्स हैं। किसी चीज का पूरी तरीके से रिमूव होने का मतलब है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बीच में से हमारे पास एंड वॉल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। यहाँ पर एंड वॉल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बट उनमें बीच बीच में सुराख है, बीच बीच में पोर्स हैं। सो अगर मैं आपको इसको कंपेयर करवाऊं, इस पर्टिकुलर सेल को, इफ आई कंपेयर विद अ जाइलोमेसल एलिमेंट, तो जाइलोमेसल एलिमेंट में तो पोर्स भी नहीं था, बिल्कुल बीच में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, बिल्कुल क्या कहते हैं, खाली एरिया था। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास जो सीफ ट्यूब एलिमेंट्स हैं, उनमें पोर्स हैं, थोड़ी थोड़ी जगह हैं जो कि एम्प्टी हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बुलाते हैं, ये जो पोर्स हैं, इन पोर्स को हम बुलाते हैं सीफ पोर्स। और कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को, जो ये हमारे पास पोरस स्ट्रक्चर है, इसको हम बुलाते हैं सीफ प्लेट। और ऐसे ही हमारे पास जो कंपेनियन सेल होता है और जो सीफ प्लेट्स होती हैं, दे स्टैक अपॉन वन अनदर और एक कंटिन्यूस हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। लेट मी जस्ट फिगर दिस डायग्राम आउट, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं एक्सप्लेन करके बता। हमारे पास ओवर हियर, कैन यू सी द ग्रीन और येलोइश हाइलाइटेड पार्ट जहां पर पोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये वाला जो सेक्शन है, कैन यू सी दिस मुताहर? इसको हम सीफ प्लेट बुलाते हैं। सीफ प्लेट इज बेसिकली वो जो एंड वॉल्स होती है ना, जिनमें पोर्स होती हैं, वो अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे होंगे। सो वो एरिया, वो एंड वॉल्स जहां पर पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम बुलाते हैं सीफ प्लेट। और जो पोर्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं सीफ पोर्स। इट्स लाइक अ छलनी, जो हमारे पास चाय की छलनी होती है ना, उसको हम सीफ बुलाते हैं। उसके जो पोर्स हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं, उनको पोर्स ही कहते हैं। और जो कलेक्टिवली हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, हम उसको सीफ बुलाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है होलिस्टिक, उसको हम सीफ प्लेट बुलाते हैं। सीफ प्लेट के अंदर क्या होता है, सीफ पोर्स होता है। इज दिस क्लियर? अब क्लियर हो गया टू ऑल ऑफ यू? राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास जो फ्लोएम है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक हमारे पास होते हैं कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियंस के सेल्स के साथ हमारे पास होते हैं सीफ ट्यूब एलिमेंट्स। अच्छा, अब ये जो सीफ ट्यूब एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट होता है एक सेल। जाइलम वेसल एलिमेंट वाज वन सेल, प्लूरल जो था वो जाइलम वेसल एलिमेंट्स था। सीफ ट्यूब एलिमेंट इज जस्ट वन सेल। लेकिन कलेक्टिवली जो ये सीफ ट्यूब एलिमेंट्स हैं,
इनको ऑब्वियसली सीव ट्यूब एलिमेंट्स बुलाया जाता है, और कभी कभार इट इज जस्ट रेफर्ड टू एज द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को बुलाया जाता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को सीव ट्यूब बुलाया जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार, कोई कंफ्यूजन? ये समझ आ जाएगा आज स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो कल जब हम लोग ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कर रहे होंगे वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो सीव प्लेट्स होती हैं दे आर परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? पोरस। परफोरेटेड बहुत मुश्किल लफ्ज अगर लगे तो बस ये बोल दो कि सीव प्लेट्स आर पोरस बिकॉज दे कंटेन सीव पोर्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास क्या कहते हैं, कैन वी से कि हमारे पास जो सीव प्लेट्स हैं दे आर सेपरेटिंग द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, यानी हम इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट खत्म और कौन सा एलिमेंट शुरू हो रहा है। कैन वी से दैट द सीव प्लेट्स acts as separators? Is this correct statement? अच्छा जी, ना, हमारे पास फ्लोएम के थ्रू क्या चीज मूव हो रही होती है? फ्लोएम के थ्रू मूव हो रहा होता है हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ शुगर्स एंड अमीनो एसिड, उसको हम कलेक्टिवली बुलाते हैं फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप क्या होता है? हमारे फ्लोएम में मूव करने वाला वो फ्लूइड जिसके अंदर शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास जो फ्लोएम सैप होता है, क्या लगता है, कंपेनियन सेल्स के थ्रू मूव करेगा या सीव ट्यूब के थ्रू मूव करेगा? वुड इट मूव फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया और वुड इट मूव टू दिस एरिया? ए और बी मैं लेबल कर देती हूँ, आप मुझे बताओ, किसी अगर एक फ्लूइड को मूव करना है तो वो ए वाली ट्यूब के थ्रू मूव करेगा, ए वाले सेल्स के थ्रू मूव करेगा या बी वाले सेल्स के थ्रू मूव करेगा? कहाँ मूवमेंट ज्यादा आसान होगी, कहाँ मूवमेंट ज्यादा स्मूथ होगी? अक्रॉस द सेल्स मेकिंग अप ए और अक्रॉस द सेल्स मेकिंग अप बी? लुक एट द स्ट्रक्चर। ओके लाइमा, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? ओके, पता है व्हाट मेक्स यू थिंक कि हमारे पास जो फ्लोएम सैप है वो ए से मूव करेगा? हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कोई, हमारे पास जब भी फ्लोएम सैप की हम बात करें या वाटर की बात करें, ये सारे जो फ्लूइड्स मूव कर रहे होते हैं ना, ये वन सेल टू वन सेल एक एक करके मूव नहीं करते, ये बल्क में मूव करता है। बल्क में मूव करने का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मास फ्लो कर रहे होता है। तो अगर ये बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं और इनके मूवमेंट को रेजिस्टेंस ना मिले, सो उस पर्सपेक्टिव से सोच के मुझे बताओ कि ए में ज्यादा रेजिस्टेंस होगी या बी में? ओके ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो मूवमेंट होती है फ्लोएम सैप की वो सीव ट्यूब के अक्रॉस होती है। सीव ट्यूब के अक्रॉस क्यों होती है? क्योंकि सीव प्लेट्स प्रेजेंट है, सीव प्लेट्स में होल्स हैं, इन होल्स के थ्रू हमारा जो फ्लोएम सैप है वो इजीली मूव कर पाता है। कंपेनियन सेल्स में आपको होल्स नजर नहीं आ रहे होंगे जो कि सैप की मूवमेंट को अलाउ कर सके इतना फास्ट या इतना बल्क में, क्योंकि सीव प्लेट्स मौजूद है, सीव प्लेट्स के दरमियान पोर्स मौजूद हैं, ये अलाउ करते हैं फ्लोएम सैप की मूवमेंट को। इज दिस क्लियर हाशिम एंड आयमा फजर मुताहर? और दूसरा, हमारे पास जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बस कोनों पे लगा हुआ है, बीच में हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे सीव ट्यूब को ऑक्यूपाई कर रही हो। तो बीच में से ये एम्प्टी है, यहाँ पर क्या चीज होती है, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं फ्लोएम सैप मूव करता है। मैं फ्लोएम सैप को ड्रॉ भी कर देती हूँ कि हमारे पास बीच में द फ्लोएम सैप इज एग्जिस्टिंग, बीच में हमारा होता है फ्लोएम सैप। लेट्स से कि हमारे पास जो ये ग्रीन ग्रीन है, दिस इज आवर फ्लोएम सैप, ये आराम से मूव कर रहा होता है थ्रू द सीव प्लेट्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? हम जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं। लेट मी ओपन द कंपैरिजन टेबल, गिव मी अ मिनट। So these are the points that we've discussed, that sieve plates are perforated. They contain holes, gaps, pores. These pores enable easy flow of phloem sap from one sieve tube element to the next.
Sieve plates separate neighboring sieve tube elements. Presence of sieve plates may prevent the sieve tube from bursting due to pressure. हमारे पास sieve plates जो बीच बीच में प्रेजेंट होती है ना, वो इंश्योर करती हैं कि हमारे पास जो सैप है उसकी जो मूवमेंट हो वो स्मूथ हो, और किसी भी पॉइंट पे हमारे पास कोई एक sieve tube एलिमेंट बर्स्ट ना कर जाए प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूटेड भी रखती हैं। Sieve tube elements have scanty cytoplasm, enables easy flow of phloem saps. Cytoplasm सिर्फ साइड्स पे होता है, बीच में हमारे पास hollow area होता है जिसके थ्रू phloem sap मूव कर रहा होता है। Sieve tube elements have a cell surface membrane. The cell membrane, ये क्यों हमने क्या कहती हैं पॉइंट लिखा है? Why is this point important? क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने मेंशन किया था कि हमारे जो जाइलम वेसल एलिमेंट्स हैं, दे आर डेड सेल्स, उनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। So to compare xylem vessel elements with sieve tube elements, this point is important. That cell membrane is present in the sieve tube elements and it prevents leakage of sugars from the sieve tube element. क्यों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रिवेंट कर रही है लीकेज ऑफ शुगर्स को? चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होते हैं या जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू मूव करते हैं। ग्लूट्स या अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू मूव करता है। जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरह की होती है कि हमारे पास मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो फ्लोएम सैप के अंदर शुगर्स हैं वो विद इन द फ्लोएम, विद इन द सीव ट्यूब रहती हैं और वो सीव ट्यूब से बाहर नहीं जाती। और इस चीज को कौन रेगुलेट कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट कर रही होती है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन of the entry and exit of substances across cells. ठीक है? Then sieve tube elements have thin walls. This minimizes the diffusion distance and maximizes the rate of diffusion. Diffusion कब हो रही होती है, कैसे हो रही होती है? कल जब हम ट्रांसलोकेशन कर रहे होंगे तब हमें समझ आएगा। Each sieve tube element is associated with a companion cell via plasmodesmata, allows movement to and from the companion cell. ये आपके पास वो सारे companion cells हैं which are basically proper living cells. They are proper cells like any other plant cell. हमारे पास बीच बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है between the companion cells and the sieve tube elements, और हमारे पास जो companion cell का क्या कहते हैं फ्लूइड होता है, या जो कंपेनियन सेल से चीजें मूव करनी होती है, सब्सटेंसेस मूव करने होते हैं, वो वया द प्लाज्मोडेस्माटा क्विकली मूव कर जाते हैं टू द सीव ट्यूब एलिमेंट। हमारे पास इफ यू ऑब्जर्व जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिर्फ साइड्स पे है, बीच से हमारी जो सीव ट्यूब है वो खाली है, और इतना ज्यादा कोई हमारे पास ऑर्गेन्यूल्स या इतना ज्यादा कोई हमारे पास साइटोप्लाज्म नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो। नाउ इफ वी कंपेयर, ये क्वेश्चन आता है P2 में ज्यादा आता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन जाइलम वेसल एलिमेंट एंड फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जाइलम वेसल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, whereas phloem sieve tube elements are made up of living cells. जाइलम वेसल में हमारे पास लिग्निन की डिपोजिशन हुई भी होती है, फ्लोएम सीव ट्यूब में कोई लिग्निन डिपोजिशन नहीं होती। जाइलम की जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं, फ्लोएम की वॉल्स थिन वॉल्स होती हैं। जब भी वैस्कुलर बंडल की आइडेंटिफिकेशन करनी हो, जो थिकर वाली वेसल आपको दिखाई दे रही होगी वो जाइलम सेल वॉल होगी, सॉरी जाइलम वेसल होगी, और जो आपके पास क्या कहते हैं थिनर ट्यूब्स, थिनर क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वो हमेशा फ्लोएम का होगा। जाइलम में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, फ्लोएम में थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम स्कैंडी साइटोप्लाज्म बुलाते हैं। जाइलम में कोई ऑर्गेन्यूल्स नहीं होते, फ्लोएम में थोड़े से ऑर्गेन्यूल्स होते हैं, यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हमें नजर आता है। जाइलम वेसल्स में एंड वॉल्स जो होती हैं, सेपरेटिंग वॉल्स जो होती हैं वो बिल्कुल रिमूव्ड होती हैं, वेराज फ्लोएम सीव ट्यूब में एंड वॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, बट वो एंड वॉल्स जो हैं वो सीव प्लेट्स होती हैं, वो क्या कहते हैं पोरस होती हैं। ठीक है? जाइलम वेसल में साइड में हमारे पास पिट्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लोएम में देयर आर नो पिट्स। Xylem vessel elements do not have plasmodesmata in their side walls, whereas phloem sieve tube elements have plasmodesmata. So usually 4 to 5 marks का comparison आता है xylem और phloem के दरमियान. These are about 8 points. So in 8 points में से कोई से भी आप pointers लिख लोगे and you would get your marks in a question like this. Any questions about anything that is unclear, anything you guys want me to repeat? Clear? Okay. For tomorrow, we will be having a class and the class timings would be in the morning. Would be having them from 12:30 to 2:30. And tomorrow we will be covering entire movement of xylem.
and the translocation info in. So it's an important class. Try not to miss it. I will be seeing you guys inshallah tomorrow. Try to revise what we studied today. I've shared the PDF in the group. Just go over the first 10 pages क्योंकि अभी तक हमने 10 pages ही complete किए हैं इस PDF के. इसका revision करके we will be meeting in tomorrow's class so that हम लोग इंशाल्लाह movement of water and movement of sugars कल इंशाल्लाह detail में देखेंगे. So tomorrow is going to be a longer class and an important class. So I shall be seeing you guys tomorrow at 12:30 p.m. PST. Allah Hafiz.